Students, I'm Shreya Sethi and I'm your social science teacher. Today we are going to study social science history chapter number 3, the Sultanates of Delhi of class 7th. In this chapter we are going to learn about the dynasties of Delhi Sultanate, about the system of administration of Delhi Sultanate, and also you are going to learn about the decline of Delhi Sultanate. So let's start. At the very first starting, there is a scale given of a duration of dynasties that came to be arose between 1100 to 1500, right? So the first in the last chapter we have studied that Mahmud Ghori invaded India. At this duration, after Mahmud Ghori invaded India, the first dynasty that arose was slave dynasty. स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ अराउंड 1200 CE, 1206 टू समथिंग CE के अराउंड. आफ्टर दैट जैसे ही स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हुई या डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, खिलजी डायनेस्टी अरोज़ होना स्टार्ट हुई. फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद सेकंड डायनेस्टी जिसने दिल्ली पे रूल किया, दैट वाज तुगलक डायनेस्टी. देन आफ्टर तुगलक डायनेस्टी देर वॉज सैयद डायनेस्टी, जो जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया. ये जो पर्टिकुलर डायनेस्टीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये सभी वो जनरेशन्स हैं या वो डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया. एंड आफ्टर सैयद डायनेस्टी द लास्ट वन वॉज लोधी डायनेस्टी, लोधीज. Okay, so there were majorly 5 dynasties that ruled Delhi. So let's start. सोर्सेस ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब हमें इन सोर्सेस, इनके बारे में कैसे पता है कि दिल्ली सल्तनत पे इतने डायनेस्टीज़ या इतने टाइम तक रूल किया गया था. अपार्ट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, कॉइन एंड मॉन्यूमेंट, हिस्ट्री इज इन रिटर्न फॉर्म कॉल्ड तारीख provides information on Delhi Sultanate. Now, apart from inscriptions, आप सभी को पता है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, सिंस हम लास्ट क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो इनके अलावा भी कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जिसके कारण हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता है, जिसे बोलते हैं तारीख. तारीख जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है दिल्ली सल्तनत के बारे में. इट वॉज रिटर्न इन पर्सियन which was a language of administration under the Delhi सल्तनत, और जो कि वहाँ की उस पर्टिकुलर टाइम में वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की लोकल लैंग्वेज थी. उस लैंग्वेज में इसे लिखा गया है. दीस त्वारीख, त्वारीख एक प्लूरल फॉर्म है तारीख का. अगर एक रिटर्न बुक लिखी हुई है उसे तारीख बोलेंगे, और बहुत सारी है तो त्वारीख. Okay, so these tawariq were written by learned men who not only recorded events but also advised the सुल्तान ऑन गवर्नेंस. अब ये जो तवारीख्स लिखी गई थी, ये एक बहुत लर्नड पर्सन के थ्रू लिखी गई थी, जो सिर्फ इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते थे, वो क्या करते थे, सुल्तान को उसके बारे में या गवर्नेंस में एडवाइस भी, एज अ कंसल्टेंट भी वो वर्क करते थे. ठीक है. हाउएवर, वन has to be careful while studying the history of Delhi Sultanate on the basis of these contemporary sources. Individual writing under the patronage of contemporary ruler were making their own decision about what was important and what was not. हाउएवर, जब भी कोई पर्सन इन तारीख की स्टडी करता है तो उन्हें बहुत केयरफुली उसकी स्टडी करनी पड़ती है. जस्ट बिकॉज ये जो बुक्स लिखी हुई हैं या ये जो रिटर्न सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ये कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेज, मतलब जितने सोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे उस टाइम पे, उसके ऊपर उन्होंने वो बुक लिख दी, राइट. और उन्हें जो इम्पॉर्टेंट लगा उन्होंने उस बुक में मेंशन कर दिया. नॉट ईच एंड एवरीथिंग इज मैंशनड इन दैट बुक, बट ओनली important things are mentioned.
So before coming to an consequence, we should have to investigate so that we can come to a result. Further, it dealt mostly with matters which does not concern the general public. और जनरली ये जो तारीख्स लिखी जाती थी, ये उन मैटर्स पे नहीं लिखी जाती थी जो जनरल पब्लिक से रिलेटेड हों, उनसे कंसर्न नहीं होती थी. दिस ऑथर रॉट historians for the sultans in hope of rich rewards and were court historians sponsored by the sultan. नाउ ये जो ऑथर्स होते थे, ये जो तारीख्स लिखते थे, ये इस होप में लिखते थे कि उन्हें रिच रिवार्ड्स मिलेंगे, कुछ अच्छी रिवार्ड्स, कुछ गिफ्ट्स वगैरह, प्रीशियस चीज़ें मिलेगी अगर उन्होंने किसी सुल्तान के बारे में अच्छी चीज़ें लिखी तो, राइट. और इसी की ग्रीड में वो क्या करते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें उनकी बुक में, उन तारीख्स में मेंशन करते थे. And therefore more often than not they are uncritical of the state or their rulers. और इसीलिए इन पर जो एडमायर या इन पे वो करना, ट्रस्ट, they were not trustworthy, right. So there were many dynasties, as I have told you. The Delhi Sultanate was ruled by 5 major dynasties, that is slave dynasty, the Khiljis, the Tughlaqs, the Sayyids and the Lodhis. और ये उनकी ड्यूरेशन कि उन्होंने कितने टाइम तक रूल किया. First we are going to study is slave dynasty. The establishment of Delhi Sultanate needed reliable governor and administrator. Now Delhi Sultanate को एक reliable means एक trustworthy governor और administrator की ज़रूरत थी. Muhammad Ghori had no son, so he nurtured slave called Bandaga in Persian like his सन. और सिंस मोहम्मद गौरी का कोई सन नहीं था तो उन्होंने अपने स्लेव को नर्टर किया. नर्टर्ड मतलब, सॉरी, इट्स नर्चर्ड. नर्चर्ड का मतलब होता है कि किसी को लुक आफ्टर करना या किसी को पालना, लाइक. सो ही नर्चर्ड हिज स्लेव, जिसे बंदगान बोलते हैं, उनके बेटे की तरह उन्होंने रखा उनके एक स्लेव को. दिस स्लेव वर प्लेस्ड एज गवर्नर्स एंड लेटर रेज्ड द स्टेटस ऑफ सुल्तान्स. और उन स्लेव्स को उन्होंने गवर्नर की प्लेस पर अपॉइंट किया और फिर लेटर ऑन उन्हें सुल्तान डिक्लेयर कर दिया. आफ्टर गौरीज डेथ इन 1206 वन ऑफ हिज स्लेव्स, उनके स्लेव्स में से एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी. नाउ अराउंड 1206 के अराउंड गौरी की डेथ के बाद उनके एक स्लेव में से, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी विच रूल्ड ओवर द सब कॉन्टिनेंट फॉर अबाउट 84 ईयर्स. और स्लेव डायनेस्टी ने 84 ईयर्स तक रूल किया दिल्ली पर. कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन इल्तुतमिश Shamazdun Iltutmish and Ghiyas-ud-Din Balban, the three great sultans of the dynasty, were themselves sold and purchased during their early lives. नाउ ये जो 3 ग्रेट सुल्तान्स थे, इन्हें सोल्ड किया जाता था और परचेस किया जाता था. सिंस पहले स्लेव्स जो होते थे उन्हें परचेस किया जाता था, ख़रीदा जाता था और बेचा जाता था. सो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड गियासुद्दीन बलबन, ये 3 स्लेव्स थे जिन्हें ये 3 ग्रेट सुल्तान्स थे डायनेस्टी के, जिन्हें अर्लियर लाइव्स में मतलब शुरुआत में परचेज और सोल्ड किया जाता था. In 1206, Razia, the daughter of Iltutmish, became the Sultan of Delhi Sultanate. और Iltutmish, the second
ग्रेट सुल्तान ऑफ द डायनेस्टी, उनकी एक डॉटर थी जिनका नाम रज़िया था. द क्रॉनिकलर ऑफ दिस पीरियड मिहान Us Siraj says that she was more able and qualified than all her brothers, but the nobles in her court were uncomfortable at having a lady as a ruler, and therefore differences within the court became the order of the day. Ultimately, Razia Sultan was removed from the throne in 1240 CE. Now, ड्यूरिंग अराउंड 1236 रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी उन्हें सुल्तान बनाया गया. और मिहांज उस सिराज के क्रॉनिकलर से ये पता चलता है दैट रज़िया वॉज मोर क्वालिफाइड, शी वॉज सो एबल्ड दैन ऑल ऑफ हर ब्रदर्स. जितने भी ब्रदर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड रज़िया थी सुल्तान बनने में. और लेकिन जो नोबल्स थे उनकी कोर्ट में, जो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, नोबल्स जो थे, उन्हें ये अनकंफर्टेबल लगता था कि एक लेडी उन्हें रूल करे. और इन्हीं डिफरेंसेस के कारण रज़िया सुल्तान को 1240 सीई के अराउंड थ्रोन से, मतलब सुल्तान की जो थ्रोन होती है उससे रिमूव कर दिया गया. दैन फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, एक टाउन से लेकर एम्पायर तक कैसे उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया. गैरिसन टाउन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टाउन जहाँ पे जो ट्रूप्स होती हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो परमानेंटली स्टेशनड होते हैं, मतलब परमानेंटली वॉच डॉग रखते हैं, राइट. तो गैरिसन टाउन से लेकर एक लिमिटेड टेरिटरी से लेकर एक वास्ट एम्पायर तक उन्होंने अपना डेवलपमेंट कैसे किया. Till the late 13th century, the control of Sultanate was largely confined to the heavily fortified town with the presence of soldiers known as garrison town. Now 13th century के लेट तक जो सल्तनत थी वो लार्जली किससे फोर्टिफाइड, वो एक फोर्टिफाइड टाउन थी. मीन्स सब तरफ से सोल्जर्स वहाँ पे पहरे देते थे और जिसे गैरिसन टाउन कहा गया है. It would have been extremely difficult for Sultan to adjust to the system of revenue extraction of the earlier period of this region. और सिंस ये सुल्तान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट, वहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो प्रोसीजर थी जो अर्लियर पीरियड से चलती आ रही थी, वो बहुत डिफ़िकल्ट थी सुल्तान के लिए कि उसमें वो एडजस्ट कर सकें. मतलब कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था लोगों से, जो प्रोसेस थी कलेक्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और जो सुल्तान थे वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे या बहुत डिफ़िकल्ट था उसमें एडजस्ट करना. दे वर न्यू टू द टेरिटरी एंड केम फ्रॉम अ डिफरेंट रूलिंग बैकग्राउंड ऑल टुगेदर. अब ये प्रॉब्लम्स उन्हें क्यों आ रही थी, सिंस वो एक नई टेरिटरी को रूल कर रहे थे और कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से वो आ रहे थे. सिंस दे वर स्लेव्स और फिर उन्हें सुल्तान बनाया गया, तो उन्हें इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था वीगन से, और इसीलिए उन्हें इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी. Therefore, in the beginning, the major part of revenue of Sultanate came from the tribute and plunder of the territories surrounding the garrison town. और इसीलिए जो बिगनिंग थी डायनेस्टी की, स्लेव डायनेस्टी की, वहाँ पर रेवेन्यू मेजरली कहाँ से आता था, जो ट्रिब्यूट्स होती हैं जैसे कि डोनेशन या लोग अपनी इच्छा से कोई अमाउंट पे करें, तो ऐसी अमाउंट. और प्लंडर मीन्स अ काइंड ऑफ लूट, राइट. तो ट्रिब्यूट्स और लूट के कारण वहाँ पे रेवेन्यू राइज होता था ड्यूरिंग बिगनिंग ऑफ द पीरियड. The cession of Balban in around 1265 provided the Sultanate with an iron wheel ruler who aimed at consolidating the hinterland, the area adjacent to city.
of the garrison town for constant extraction of revenue and sources. Under him, huge forest area were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and these lands were given to the peasants. Now, at the time of accession of Balban around 1265, accession means to come into power, into highest power. जब बलबन हाईएस्ट पावर में आया या जब सुप्रीम पावर बलबन के हाथों में था अराउंड 1265, provided the Sultanate with an iron willed ruler. Now, he was quite determined and resolute that his aim was to consolidate the hinterlands. और उनकी जो एम थी कि वो गैरिसन टाउन के अराउंड, मतलब उनकी टेरिटरी के बाउंड्री के अराउंड जो एरिया है उसे कैप्चर करना उनकी वो एम थी. Under him, huge forest areas were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and these lands were given to the peasants. Now, under him, under Balban, बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया जो गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड थे, राइट. दो रिवर्स के बीच में जो पीस ऑफ लैंड होता है उसे क्लियर किया गया और वो लैंड पीसेंट्स को, मतलब फार्मर्स को दिया गया. Many new towns and fortresses were also built to situate the mukti और the local commanders and the soldiers. और बहुत सारे नए टाउन्स का और फोर्ट्रेसेस, मतलब कि जो छोटे किले होते हैं, राइट, उनका या वो प्लेस जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, इन सारी प्लेसेस का क्या किया गया, बिल्ड किया गई ये सारी प्लेसेस. When the Sultanate expanded till the south, the Sultan collected revenue from the peasantry traders, and in some cases tribute was also taken from the local rulers. Balban was succeeded by a weak ruler, hence the throne of Delhi was taken over by खिलजीज. और फिर उन्होंने बहुत तरीक़ों से रेवेन्यू कलेक्ट किया लोगों से, जैसे पीसेंट्री और ट्रेडिंग और ट्रिब्यूट्स भी ली जाती थी कुछ रूलर्स से, लोकल रूलर्स से. और फिर बलबन को जिस पर्सन ने सक्सीड किया वो वीक रूलर था, मतलब अच्छे से रूल नहीं कर पाए, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी क्या हुई, डिक्लाइन हो गई और खिलजी डायनेस्टी ने उसे टेक ओवर कर लिया.